हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि महानदी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आप आंसर देने की कोशिश किया करो। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लंबे टाइम से जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के। अभी ये चीज़ हुई कि जो डोनबास रीजन है जिसको लेकर के कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर दो पर्टिकुलर एरिया हैं जिन्होंने 2014 टाइम से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हालांकि रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ना ही इंटरनेशनल बेसिस पर जो कम्युनिटी है उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया था। अब कल ये हुआ कि रशिया ने अपने जो ट्रूप्स हैं वहाँ पर उस एरिया में वो जो अदर जो प्लेसेस हैं उनमें एंट्री को बोल दिया कि आप वहाँ पर एंट्री कीजिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हम पीस कीपिंग के लिए ये प्रोसीजर को कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये बोला जा रहा है कि रशिया जो है वो एक तरीके से यूक्रेन के साथ में जो उनका क्लैश है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकता है। हालांकि इस आर्टिकल से रिलेटेड आज हमारे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर अच्छे से व्यू कर रखा है, अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ भी हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कर्नाटका स्टेट को लेकर के। आप सभी को पता है कि कर्नाटका स्टेट जो है वहाँ पर हिजाब का एक मेजर इशू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। तो कर्नाटका के जो एजी हैं उन्होंने एक बात बोली कि देखो, जो हिजाब है वो इस्लाम में एक ऐसे नहीं है कि कंपलसरी है, उसको आप अगर आप चाहो तो वियर करना चाहो तो कर सकते हो, मीन्स ऑप्शनल है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और ऑप्शनल है तो उसको आप रिलीजन के साथ में रिलेट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हिजाब जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट ऑफ रिलीजन, रिलीजन का पार्ट नहीं है, एक्सप्रेशन का पार्ट। तो ये तो देखो वहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेटमेंट रख रही है और जिन्होंने पिटीशन दायर की थी वो अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। इशू आपको पता ही होगा कि कर्नाटका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ के एजुकेशन एक्ट के बेसिस पर ये बोल दिया था कि जो भी आप, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो हिजाब कैरी कर करके आती थी अपने यूनिफॉर्म के साथ में। इसके अलावा जो अदर कम्युनिटी की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई कि अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने सैफ्रॉन सोल जो है उसको कैरी करना स्टार्ट कर दिया यूनिफॉर्म के साथ में। तब जा कर के ये जो इशू है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो जब हिजाब कैरी करते हैं तो हम भी इस तरीके के सैफ्रॉन, और एक इस क्लैश को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म के ऊपर, यूनिफॉर्म के बेसिस पर ये बात बोली कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म को कैरी कीजिए, यूनिफॉर्म के अलावा जो अदर चीज़ें हैं। और इसके लिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे हाई कोर्ट के जो भी रिजल्ट है, सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट हैं, उन सभी को पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को बेसिक पॉइंट रखा कि इनकी वजह से इन सारी चीज़ों में रखा गया है कि आप अगर यूनिफॉर्म को बताया जाता है कि ये आपकी यूनिफॉर्म है तो उसी को आपको फॉलो करना होता है। अब इसमें डिस्कशन चल रहा है, अब इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर दो आर्टिकल हैं। सबसे पहले तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक पर्सन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उसी लेटर के बेसिस पर जो कोर्ट है उन्होंने खुद ने एक PIL रजिस्टर्ड की। और उसके बेसिस पर ये बोला गया है कि देखो, हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर लिखा गया था उसमें क्वेश्चन किया गया था कि जो अनमेन्ड बैरिकेड्स जो होते हैं वो किसी भी सर्व के लिए, किसी भी सर्विस के लिए पर्पज जो होता है उनका ये नहीं होता, बल्कि इसका कारण होता है पब्लिक को हैरेस करना। तो ये जो भी अनमेन्ड बैरिकेड्स जो कहीं भी लगा दिए जाते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 2017 में दिल्ली सरकार ने एक कोशिश की थी कि वहाँ पर हम जो क्लासरूम्स हैं या फिर वहाँ पर जो भी प्रोसीजर है उसमें हम क्या करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है दिल्ली सरकार से कि भैया आपने जो कैमरा इंस्टॉलमेंट जो क्लासरूम है उसमें इंस्टॉल करने की बात की थी, और इसके अलावा ये भी बोला कि लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी पेरेंट्स को। तो इसको लेकर के क्वेश्चन डाला गया है, पिटीशन डाली गई है हाई कोर्ट में कि CCTV क्लासरूम में अगर हो और उनको विदाउट कंसेंट अगर उनको आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ये चीज़ें राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है।
मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसको ब्रीच कर रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, देखो, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, उन्होंने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मींस उनका जो भी उनकी वेबसाइट है, जो भी उनके ग्रुप्स हैं, जो भी उनके इंस्टाग्राम हैं, उन सभी को ब्लॉक कर दिया। कारण ये बताया गया है कि ये जो पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जो है वो SFJ लिंक, SFJ जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ी हुई है। SFJ क्या है? सिख फॉर जस्टिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसलिए बनाया गया था ताकि क्या किया जा सके कि जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर खालिस्तान एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उस एरिया को डेवलप किया जा सके। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से इस पॉलिटिक्स टीवी के, पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के रिलेशन है, लिंक है, इसके बेसिस पर उसको बैन कर दिया गया है। ओके, ये जो SFJ जो ग्रुप है, इसको 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंडर इसको बैन कर दिया गया था इंडिया में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, आप सभी को पता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन कंट्रीज़ के विजिट पर है। वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई है उसमें उन्होंने डिस्कशन किया। मेजर फोकस किया गया अफगानिस्तान के ऊपर, रशिया यूक्रेन जो विवाद है उसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ओपन फ्री ओशन एरिया, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। इसके अलावा अगर बात की गई तो उन्होंने ये बोला कि हर कंट्री को एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर के। इंडिया ने अपनी तरफ से बात ये बोली कि हम तो चाहते हैं कि डीएस्केलेशन मीन्स जो है वॉर जो है वो ना हो, और जो भी प्रोसीजर है वो पीस के थ्रू, एक ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश की जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये फार्मर्स से रिलेटेड आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एक बात बताई गई है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 3 फार्म लॉज बनाए जाते हैं। 3 फार्म लॉज को लंबे टाइम तक जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, और उन 3 फार्म लॉज को एक तरीके से वापस ले लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम उनको रिपील करते हैं, और फिर नए सिरे से डिस्कशन के थ्रू कमेटी बना करके जो फार्मर्स हैं उनके साथ में प्रोसीजर के तहत हम नए फार्म लॉज लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो फार्मर्स को बहुत सारे वहाँ पर नए नए इनिशिएटिव देने की कोशिश की गई थी उस टाइम जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक तो उनके बारे में बात नहीं हुई है। यहाँ पर इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स के लिए जो फार्म लॉज लेकर के आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें हमने ये कोशिश की थी कि फार्मर्स की जो इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और उसमें फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करने का टारगेट रखा था। डबल टारगेट कब होगा? जब फार्मर्स का जो इनपुट है फार्मिंग सेक्टर में वो कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो। अब इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट के लिए आप हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सीड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने आप को इंक्रीज़ करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तरीके से जीरो लेवल तक भी आप इनपुट कर सकते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मनी है फार्मर्स का वो बच सकता है। दूसरा होता है आउटपुट आपका निकला और उसके लिए आप एक बेस्ट लेवल का, एक बेस्ट मार्केट प्रोवाइड करवाओ जो हमारे फार्मर्स हैं उनको। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फार्मर्स डायरेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट मंडीज़ होती हैं वहाँ जा कर के नहीं बेच सकते। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ई नाम जो उनकी नया इनिशिएटिव था उसके बारे में बताया गया है कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश की है। लेकिन राइटर का ये बोलना है कि जो भी हमारी APMC मंडीज़ हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि जो फार्मर्स के जो इश्यूज हैं उनके लिए जो भी हम बेटर कैपिटलाइजेशन के लिए जो वर्क करते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड पीस पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया, आज का कंप्लीट इंडियन एक्सप्रेस आप देख लीजिए, द हिंदू देख लीजिए, बहुत सारा डिस्कशन किया गया है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर के। यहाँ पर हम पहले ही फ्रंट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो रशिया है उन्होंने 2 एरिया, जैसे डोनबास का जो एरिया है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट पर जो डोनबास रीजन है वहाँ के 2 पार्ट को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो इसको लेकर के
इसको लेकर के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर हाल्ट, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि हर कंट्री को यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक स्ट्रेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यूरोपियन कंट्री जो हैं वो बहुत सारे नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर कन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया के बीच में जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनके बीच में जो भी एक तरीके से डिपेंडेंसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की रशिया के ऊपर, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और नेचुरल गैस जो है वो वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जर्मनी है, एक सेकेंड, जर्मनी जो है उन्होंने क्या किया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है उसको स्टॉप कर दिया है। मतलब एक तरीके से जर्मनी और जो रशिया है उनके बीच में ये नेचुरल गैस प्रोसीजर का एक पाइपलाइन थी जिसको इंस्टॉल कर रखा था, अब उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। एक तरीके से उनको रोक दिया है कि हम अगर रशिया इसी तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व ना करते हुए इंक्रीज़ करता रहेगा तो जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनके ऊपर हम हाल्ट लगाते हैं। क्योंकि अगर वॉर होता है तो सिर्फ दो कंट्रीज़ यूक्रेन और रशिया ही इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट होंगी। अभी आप एक्सप्लेन पेज पर इस आर्टिकल को अच्छे से समझोगे। यहाँ पर यूक्रेन का जो डोनबास रीजन को अगर आप व्यू करोगे, सबसे पहले इस मैप को आप देखिए तो यहाँ पर है लुहांस्क एरिया, ये जो जगह है वो लुहांस्क एरिया है और ये है डोनेस्टक। तो क्या हुआ कि पहले से ऐसे बोलते हैं कि ये यूक्रेन का पार्ट था। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया वाले पार्ट को अपने अंडर किया, उस टाइम में ये जो एरिया है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने अपने आप को कर दिया। इन्होंने बोला कि हम यूक्रेन के अंडर नहीं आते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। हालांकि रशिया ने ना इनको रिकॉग्नाइज़ किया, ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन कल ये देखने को मिला कि रशिया ने अपनी ट्रूप्स को इस एरिया में भेज दिया और यहाँ पर भेज दिया और बोला कि यहाँ पर पीस कीपिंग के लिए आप वर्क करोगे। तो इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट को ध्यान में लिया है कि इसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से ये दो एरियाज़ हैं वो कैसे सामने आए। यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी रख रखी है कि ये जो एरिया है ना, जो डोनबास वाला एरिया है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग सबसे पहले डोनबास जो है वो लार्जेस्ट कोल रिजर्व रखता है यूक्रेन में। डोनेस्टक जो है वहाँ पर 2 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, लेकिन यहाँ पर और यूक्रेन की 5th लार्जेस्ट सिटी के रूप में सिचुएटेड है। जिसके लुहांस्क की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया है, मेटल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया। जब क्रीमिया का एनेक्स किया था रशिया ने तो इनको लगा कि हम भी रशिया के साथ जुड़ना चाहेंगे। कारण क्या था कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में रहती है रशियन पॉपुलेशन, और इसीलिए जब यूक्रेन जो है इंडिपेंडेंट पार्ट बना, पहले यूएसएसआर का इंटीग्रल पार्ट था, उसके बाद में जब इंडिपेंडेंट नेशन बना तो यहाँ पर जो रशिया जो लैंग्वेज है उसको एक तरीके से प्रेफरेंस नहीं दी गई यूक्रेन में। इसकी वजह से ये जो डोनबास रीजन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनका कभी भी यूक्रेन से जुड़ाव नहीं हो पाया। उनका हमेशा इन्फ्लुएंस रहा रशिया की तरफ और वो हमेशा चाहते थे कि रशिया सपोर्टेड जो भी ग्रुप्स हैं वो उनको गवर्न करें। अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो डोनबास रीजन है, ऐसा बोलते हैं कि रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जो हैं वो यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं। बोला तो ये भी जाता है कि लुहांस्क और डोनेस्टक वाले रीजन में भी 2014 से मिलिट्री जो है रशिया की वो रेगुलर वहाँ बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर के कोई ट्रुथ नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। तो ये इशू है। अब इस इशू को लेकर के अब उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, अपनी आर्मी को वहाँ भेज दिया। तो एक तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ये बोल रही हैं कि रशिया तो चाहता है कि वॉर हो, तभी तो इस तरीके के प्रोसीजर को अपना रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिले। अब इस आर्टिकल में बोला गया है कि भाई देखो, हायर प्राइजेस, ऑयल के प्राइजेस रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी। अगर हम बात करें तो रशिया की, तो रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। अब देखो, वॉर होता है तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी खतरे में आएंगे। अब जब
प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड रहेगी ज़्यादा, सप्लाई रहेगी कम, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जो ज़्यादा मनी देगा उसको पहले चीज़ें अवेलेबल होंगी, इससे मार्केट में सप्लाई जो है, अवेलेबिलिटी जो है चीज़ों की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। इंडियन इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट गिरेगा, क्योंकि ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, और जब ये चीज़ें नहीं होंगी, मार्केट में सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ होगा। फिर इंडियन इकोनॉमी जो कोविड की वजह से थोड़ा सा अपने रास्ते पे वापस से आई है, ग्रो होने लगी है, उसको दोबारा से एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक्सप्लेन पेज था आज का, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई इशू को आप स्टडी करो ना, तो उसका बैकग्राउंड डिस्कस करने की कोशिश किया करो। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है वो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी और ये इसका कारण था, जिसकी वजह से आज भी ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, हम बार बार देखते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। क्यों इश्यूज हैं, आप सभी को पता है। पीओके वाला रीजन 1947 में अगर हम वहाँ पर देखें तो उस एरिया में आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी जो है उसने एनक्रोच कर दिया था। अब वो अपना पार्ट बोलते हैं, लेकिन इंडिया ये बोलता है कि देखो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने हमारे साथ में साइन अप किया है, तो उसके अंदर जो भी टेरिटरी थी वो हमारे अंडर आएगी। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो रेगुलर, अगर हमें बेसिक्स पता हो, हमें पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा पीओके वाला रीजन है, हम रटे जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें बेसिक्स क्लियर होगा ना, तो किसी भी चीज़ को हम रिलेट कर लेंगे, और बहुत सारे फिर अलग अलग एरिया जो हैं वो माइंड में डेवलप होते हैं। अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप किसी आर्टिकल को डिस्कस करो, उसका बैकग्राउंड डिस्कस करने की कोशिश किया करो, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। ओके, तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। 1 सेकेंड।